In your journey for RBI Grade B, the role of ESI is just like a side hero in any picture. FA मेन हीरो है तो ESI साइड हीरो है. जैसे किसी भी साइड हीरो को बहुत ज्यादा पिक्चर में टाइम नहीं दिया जाता है, इसी तरह फॉर योर ESI प्रिपरेशन आप उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, बट स्टिल यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन ESI, नहीं तो आपकी पूरी RBI ग्रेड बी की पिक्चर फ्लॉप हो सकती है. तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कम टाइम में, से इन अबाउट 30 डेज, हाउ कैन यू टारगेट अराउंड 70 प्लस इन ESI. एफर्ट तो आप लोग डालते ही हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट वो एफर्ट आप कैसे चैनलाइज कर सकते हैं ताकि वो आपको एक सेट ऑफ मार्क्स दिला दे. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. और उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहता हूं. वी हैव कम अप विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर RBI मैनेजर, जिसमें आपकी सारी क्वेरीज का आंसर है. एक इंक्विजिटिव स्टूडेंट के पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि सर RBI करती क्या है, RBI में डिपार्टमेंट्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, प्रमोशंस कैसे होती हैं. RBI एग्जाम की बात करें तो RBI में एग्जाम में क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या फेजेस हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या कट ऑफ्स गई हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सैलरी क्या मिलती है, रिसोर्सेज, बुक्स क्या यूज करने चाहिए. n number of queries you might have, but all those can be answered, and not only answers, definitive answers of all those queries you can get in this guidebook. और आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. कैसे? यू जस्ट हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, लिंक पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और आराम से बैठ के पढ़िए. आई थिंक देयर इज नो बिगर मोटिवेशन देन रीडिंग दिस गाइड. इसको पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने सबसे पहले जो टारगेट स्कोर है वो 70 या 70 प्लस की ही क्यों बात की. देखिए, आपके एग्जाम में अगर हम एवरेज स्कोर देखें पिछले 2-3 साल में, तो एफए में इट्स अराउंड 72, ESI में इट्स अराउंड 60 और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में इट्स अराउंड 65. और ये जो मैं 60 की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये एवरेज है. कभी नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है. लास्ट ईयर 2022 में पेपर काफी टफ आया था, सो आई थिंक वो थोड़ा 60 से कम था एवरेज स्कोर. बट ओवरऑल अगर आप 2-3 साल का एवरेज लेंगे तो 60 तक ऑन एन एवरेज लोगों के मार्क्स आते हैं. तो पेपर अगर इसी लेवल का आता है, देन ऑल्सो वी शुड टारगेट 70, बिकॉज देन ओनली वी विल गेट 60 इफ वी विल टारगेट फॉर 70. और अगर पेपर थोड़ा आसान आता है तो एनीवेज वी शुड हैव अ टारगेट ऑफ 70, बिकॉज देन वो एक पार स्कोर, एक पार सेट ऑफ मार्क्स आपके ESI में बन जाएंगे. सो इसीलिए मैंने इसको 70 मार्क्स लेके चले हैं हम. ऐसा नहीं है 80 और ऐसा नहीं है 50, बिकॉज ये आई थिंक एक डिसेंट फिगर है जो आपको टारगेट करनी चाहिए. अगर पेपर बहुत ही आसान आता है, मतलब इतना आसान तो कभी नहीं आएगा, बिकॉज ESI हैज ऑलवेज बीन टफर पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ RBI देन FM. तो आप 70 ले लीजिए. थोड़ा टफ आ जाता है तो यू शुड टारगेट नियर अबाउट 60. तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे जो पहली चीज करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे हैव अ फियर ऑफ इकोनॉमिक्स इन ESI. द मेन थिंग दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपको लगता है हाउ विल यू हैंडल इकोनॉमिक्स इन ESI, द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ESI, which is a paper in your RBI grade B exam, is not economics. It's a mixture of economics and social issues. दो सब्जेक्ट हैं इसमें, एक नहीं है. एंड 50% ऑफ योर पेपर वुड बी आस्क्ड फ्रॉम सोशल इश्यूज, सिर्फ 50% इकोनॉमिक्स आएगी. और अगर मैं सोशल इश्यूज की बात करूं तो अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो टॉपिक्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जेंडर इश्यूज, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज इन इंडिया. बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं जो कॉमन सेंस से भी पढ़े जा सकते हैं, जिसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है. सो यू हैव टू ओवरकम दैट फियर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ है. एंड व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स ऑल्सो, देन ऑल्सो दे आर नॉट आस्किंग यू कोर इकोनॉमिक्स. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन एग्जाम आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. तो आपको इकोनॉमिक्स वाला डर अपने से बाहर निकालना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेल इन दिस एग्जाम. ठीक है. तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है. इफ यू विल सी इवन द ऑब्जेक्टिव और द डिस्क्रिप्टिव पेपर, स्टैटिक का वेटेज बहुत कम है. हम कह सकते हैं दैट करंट हैज अ मेजर वेटेज ऑफ 75 मार्क्स. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर प्रिपरेशन. प्रायोरिटाइज का मतलब ये नहीं है कि आप स्टैटिक को बिल्कुल छोड़ देंगे, बट यू शुड प्लान इन सच अ वे दैट यू विल डिवोट मच ऑफ योर टाइम टू करंट, और थोड़ा टाइम आप स्टैटिक को देंगे. एंड डू नॉट मेक दिस मिस्टेक के करंट का वेटेज देके यू स्टार्ट रीडिंग करंट ओनली, बिकॉज
You will be able to understand current also only if you have first done your static part. तो स्टैटिक पार्ट शुरू में करना है लेकिन कम टाइम में करना है और फिर ज्यादा टाइम हमें करंट में देना है. So if I talk about static, you have to be very selective in static. So we have analyzed the total number of questions that have been asked in RBI grade B from these topics. और अगर यहां पे आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं. ठीक है, ये पिछले 3-4 साल का टोटल है कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में से पिछले 3-4 साल में 11 क्वेश्चन आए हैं, पॉवर्टी एलिवेशन में से 3 क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, इस तरह फिस्कल पॉलिसी में से 7 क्वेश्चन आए हैं. So this is the total number of questions asked in your exam in the past 3 to 4 years. Now, if you analyze this, the first trend that comes out very clearly is that social issues के जो topics हैं उनमें से ज्यादा static part में objective question नहीं आ रहे हैं. Hardly questions आए हैं और वो भी मेरे हिसाब से one of instance है. तो आप इसके लिए जो social issues में static information है उसको line by line पढ़ने का फायदा नहीं है. Even if you want to read it, obviously you would have to read it, but mostly from the descriptive perspective. ज्यादा फोकस आपको कहां करना है? इन चैप्टर्स पे, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये कोर चैप्टर्स हैं. Once you understand this, not only you will be able to answer questions in the exam, but this will help you understand other chapters of economics also, or even the current affairs, right? Because statics से ही current affairs relate होंगे. इन 4 चैप्टर्स के बाद देयर आर अदर चैप्टर्स व्हिच आई वुड से आर नॉट द कोर चैप्टर्स बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं. पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी हो गया एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गया. यहां से काफी क्वेश्चंस आएगा, इस 8 क्वेश्चंस. तो आप इनको रख लीजिए. बी सेलेक्टिव इन स्टैटिक, जस्ट फोकस ऑन दीज चैप्टर्स. दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट विल हेल्प यू स्कोर मार्क्स, नॉट रीडिंग द अदर सेट ऑफ चैप्टर्स. तो ये यहां तक क्लियर होना चाहिए कि स्टैटिक छोड़ना नहीं है, प्रायोरिटाइज करना है. इन चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है. बाकी चैप्टर्स भी बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू देम एट अ वेरी हाई लेवल, जस्ट अ ग्लांस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट इज देयर सो दैट यू कैन आंसर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. अब अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, बिकॉज आई टोल्ड यू क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक कम आता है, करंट अफेयर ज्यादा आता है. एंड इन करंट अफेयर्स दैट इज द मेन बैटल. यू हैव टू बी एज शार्प एज अटैक. और करंट अफेयर्स की बात करें तो वहां पे 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं. जर्नल ईएसआई न्यूज, फॉर एग्जांपल कोई इंडिया ने एमओयू साइन कर लिया है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. देन रिलेटेड टू रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स. And these are the 2 main portions from which maximum questions in current affairs are asked. And within these 2 also, schemes एक ऐसा एरिया है जिसमें से वेटेज हर साल we are seeing that it is increasing. तो करंट अफेयर्स में अराउंड 80 to 85% क्वेश्चंस आर फ्रॉम दीज 2 एरियाज. तो इनको कैसे कवर करना है? इफ आई टॉक अबाउट रिपोर्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स टू बी कवर्ड in magazines, in newspapers. You will read every day lot of reports are being released by different institutions such as Niti Aayog, Moody's, Gartner, Credit Suisse. बहुत सारी organizations they keep on releasing reports. कौन सी रिपोर्ट को पढ़ना है, ज्यादा प्रायोरिटी देनी है? फर्स्ट इज always read reports related to your syllabus. So I'm telling you this 3-point filtration formula. The first is related to your syllabus. If there is a report released related to IT, construction industry, media industry, entertainment industry, they are of no use to you. But if I tell you that there is a report on health, education, poverty, gender issues, environment, are these important for you from the point of view of syllabus? The answer is yes. So always focus on the reports only related to your syllabus. Second is read reports by national and international bodies of stature. अब होता क्या है कि हम कोई भी रिपोर्ट पढ़ने लग जाते हैं कि क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है से ऑन पॉवर्टी या फिर ऑन से इकोनॉमी, आप पढ़ने लग जाते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड है. देन गार्टनर की कोई रिपोर्ट आई, आप पढ़ने लग जाएंगे. ठीक है, बट द पॉइंट हियर आई वांट टू मेक इज दैट ठीक है वो रिपोर्ट्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बट मोस्टली क्या पूछा जाता है अगर हम वहां पे कंसंट्रेट करें, देन अगेन कि वो 30 डेज में 70 प्लस लेने हैं, कम टाइम में ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज कैसे करनी है वही आपको सीखनी है. तो नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज ऑफ स्टेचर का मतलब है कि आप सिर्फ वो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, उन ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, दोज हु हैव वेरी बिग नेम,
those who have a stature, sorry guys, at a national or at an international level. For example, if I talk about at international level, the bodies of stature would be IMF, World Bank, UNICEF, UNESCO, UN, Asian Development Bank, OECD. अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो नीति आयोग, आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑल दीज आर बॉडीज ऑफ स्टेचर. बड़ी बड़ी भारी भरकम बॉडीज हैं, इनका नाम चलता है, इनकी रिपोर्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं 2021 का चार्ट आपको दिखाऊं तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, पहले 4 क्वेश्चन, the 5 questions are on OECD report, which is an international organization of stature. Then if I talk about economic survey, this is released by Ministry of Finance, national body of stature. Union budget again by Ministry of Finance, national body of stature. तो clearly there is a pattern to be observed, और आपको इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और इसी पैटर्न को समझकर आपको कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है. And the next is read only summary or newspaper coverage of those reports. अगर आप इन रिपोर्ट्स को, सपोज यूनाइटेड नेशंस ने कोई जेंडर इश्यूज पे रिपोर्ट रिलीज की है, if you try to read that report, it would be very bulky, running into hundreds of pages. So either try to find a summary of that if that is available by the original source, which is normally you will not be able to find. बट अगर मिलती है तो समरी पढ़िए कोई 10-15 पेजेस की. बट इफ समरी इज नॉट अवेलेबल, द सेकेंड ट्रिक विच वी यूज इन फैक्ट एट EduTap is when we are curating the content is to search that report on internet in various newspapers. So I'll just go to Google and I'll search gender issues report by United Nations, and then I'll write plus Live Mint, or I'll write gender issues report by United Nations plus Hindu. So it will actually give me a link where the report in these newspapers would be covered, and I can just read the content given there, which would in fact be very summarized version. आप उसको पढ़ के जाएंगे और उसमें से ही क्वेश्चंस अटकते हैं एग्जाम में. सो अगेन, कहाँ आप 100 पेजेस पढ़ रहे हैं, कहाँ आप न्यूज़पेपर में या समरी में 5 पेजेस पढ़ रहे हैं, स्टिल यू आर एबल टू स्कोर मार्क्स, स्टिल यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. दैट इज व्हाट स्मार्ट वर्क इज ऑल अबाउट. सो दैट वाज अबाउट रिपोर्ट्स. एंड देन नेक्स्ट इज स्कीम्स. जो मैंने बोला कि रिपोर्ट से भी अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्कीम्स. ऑफ लेट the amount of schemes that are being asked in the exam have increased. और स्कीम्स में एक चीज समझनी है, नॉर्मली जो लोग मैंने देखे हैं स्ट्रगल करते हुए, दे आर स्ट्रगलिंग इन अ सेंस दैट सर देयर आर सो मेनी स्कीम्स. RBI Grade B is even asking you schemes which are released in 2000, 2005. How can I do and remember so many schemes? तो इसका एक सीधा सा आंसर है, it's not about when the scheme was released. Rather, you have to read schemes in news in the past 6 to 8 months before your exam. In news, this is the key word. So whatever scheme is in news, is in media, irrespective of when it was launched. If a scheme was launched in the year 2000, but 6 to 8 months before your exam, it is in news, just because it has been appreciated by Narendra Modi ji, or it has been, say, criticized by member of parliament, or there are some protests related to that scheme, for whatever reason it is in news, irrespective of when it was launched, it becomes an important target to be asked in the exam. और अगर मैं इन न्यूज की बात करूं, obviously it has a coverage on media, that is what I mean. और 2 मीडिया चैनल्स जहां से मैक्सिमम स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है PIB और हिंदू. इन 2 सोर्सेस से जो भी स्कीम न्यूज में होती हैं वही मैंने देखा है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं. सो अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग, रीड स्कीम्स not by the logic when they were launched. Read by the logic that schemes which are in news 6 to 8 months before your exam. एग्जाम्पल देता हूं. 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था अमृत स्कीम पे, जबकि अमृत स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी. 6 साल पुरानी स्कीम एग्जाम में पूछी जा रही है. क्यों भाई? बिकॉज इट वॉज इन न्यूज. इट वॉज इन न्यूज ऑन PIB ऑन 11th Feb. राइट, न्यूज कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट एज लॉन्ग एज इट इज इन न्यूज 6 to 8 months बिफोर योर एग्जाम, एज आई टोल्ड यू, इट्स एन इंपॉर्टेंट टारगेट. तो 11th Feb को न्यूज आई और 6 मार्च को आपका पेपर था. बाय द सेम लॉजिक, 6 to 8 months बिफोर योर एग्जाम, अ स्कीम is in media on Hindu or PIB,
do it. It will come in your exam. Same logic applies to PM Kisan, launched in 2019, asked in 2021. Why? Again, it was in news on PIB in December 2020, 3 months before your exam of 2021. और ये भी स्कीम कोई बहुत बड़ी नहीं थी, मतलब न्यूज कोई बहुत बड़ी नहीं थी, बट स्टिल अ क्वेश्चन ऑन दिस स्कीम वाज आस्क्ड. ठीक है, तो न्यूज में फॉर वॉट एवर रीजन इट इज, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इवन फॉर अ स्मॉल डेवलपमेंट, इफ इट कम्स इन न्यूज ऑन PIB एंड हिंदू, it is an important target to be asked in the exam. Just remember this logic. और स्कीम्स में सेलेक्टेड स्कीम्स तो पढ़नी ही है जो कि न्यूज में है 6 to 8 months बिफोर योर एग्जाम, बट even within the schemes you have to read selected dimensions. If you see the questions for the past 5 years, इन्हीं dimensions पे क्वेश्चन पूछे गए हैं. They will give you a paragraph and they will ask you identify the scheme. तो अगर आपको स्कीम के बारे में बेसिक नॉलेज है, फ्रॉम अ पैराग्राफ यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्कीम. देन हु आर द एलिजिबल बेनिफिशियरीज, और स्कीम के अंदर क्या क्राइटेरिया है कि कौन कौन फायदा उठा सकता है. व्हिच इज द नोडल मिनिस्ट्री, व्हाट इज द लॉन्च ईयर, व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, what are the objectives, what are the main objectives this scheme wants to achieve, 1 2 3 all should be now very pretty clear to you. What is the budget allocation, what are the current developments, for whatever reason it is in news, those things are current developments, तो उस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. Then tagline of that scheme, any company which has got associated with that scheme for implementation. काफी बार companies like Google, Facebook, they get associated with state governments for implementation or with the central government for implementation. So वो आपको पता होना चाहिए. कोई brand ambassadors हैं वो आपको पता होना चाहिए. And if a scheme has been restructured or amalgamated, ठीक है, पहले X थी अब उसमें से YZ बन गए हैं, या पहले YZ थी उनको कंबाइन कर X बना दिया गया है, so that should be pretty clear to you. उस पे भी क्वेश्चन आते हैं. So these are the selected dimensions. आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, any paper in the past 4-5 years or any question in that paper, it would always be based on these dimensions. इसके बाहर ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. So that was about basically how to prepare और कहां से prepare करना है. So though as I told you static is not as much in your exam, but still basic तो आपको आनी चाहिए. For that I would say read Indian Economy by Ramesh Singh and read Social Problems in India by Ram Ahuja. These are the 2 books you shall be concentrating on. And when it comes to current portion, I think these, though they are an n number of sources, there is no end to the sources, but you have to limit your sources because you have limited time and you have limited brain to retain things. तो आप 2 ही source follow करो मेरे हिसाब से, PIB and Hindu. PIB and Hindu are the best sources. और ये अगर आपने अच्छे से कर लिया, I can assure you कि आपके एग्जाम में large percentage of current affairs would be from these 2 sources only. But the problem is कि आप इसको अगर आप खुद से कर रहे हैं, खुद से पढ़ना, फिल्टर करना, कंपाइल करना, नोट्स बनाना, it's not an easy job. I think it's a full-time job. It might be sustainable for 1 2 3 weeks, but as you come near to your exam, I mean, you will not be able to execute this. So I don't think it's a good idea कि आप इसको खुद से पढ़ें, right? So try to find some magazines which have compiled news in sources से, जैसे EduTap की मैगजीन में ये सब कुछ कंपाइल करके हम देते हैं. So that is the best way in my opinion. But अगर आप अर्ली स्टार्टर हैं, बहुत टाइम है, then you can use this approach. और डिस्क्रिप्टिव एक काफी पेन पॉइंट है. इट्स लाइक Achilles heel for many when it comes to RBI grade B. So देखिए, सबसे पहले you need to understand कि descriptive is not at all entirely difficult. There would be mix of questions. Some would be easy, some would be difficult. For example, easy questions means direct questions. What is meant by economic reforms? Explain all types of reforms in India from 1990s till now. So वहां पे आप liberalization, privatization, globalization, financial reforms, stock market reforms, काफी रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, which is a very theoretical question. I think ये काफी लोग आसानी से कर लेंगे. But then there are questions which are not bookish, which actually test that how can you integrate your knowledge and frame a good answer. For example, rural entrepreneurship, how the hinterland's young enterprises can solve India's social challenges. तो ये काफी डायनामिक क्वेश्चन है. You will not find it directly in any book, right? So
ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको एक एक ब्लॉकेज महसूस होगा कि हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, बट आई थिंक दैट विल कम विद प्रैक्टिस. देयर इज नो नीड टू वरी एंड देयर आर नो परफेक्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. You just need to express yourself, whatever you know, and 100 people will write different 100 answers. तो इन क्वेश्चंस को भी करने का तरीका ये नहीं है कि आप बहुत कुछ पढ़ लें और वहां से आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा. इट्स ऑल अबाउट फ्रेमिंग द आंसर्स टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाटएवर नॉलेज यू हैव. और उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि कुछ अगर एडिशनल पढ़ना भी है, जस्ट स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स इन हिंदू, राइट, और start practicing. Sometimes we know a lot of things but we are not able to write because we don't know that art of expression, art of writing. तो आप एक आंसर डेली लिखना शुरू कीजिए. प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, one answer a day, that's it. It might seem a very difficult task at the start, but if you do it for first 7 days, I think उसके बाद you will have starting fun in this. You will start enjoying and you will start to see that improvement, and once you start to see the improvement it will become an addiction. तो इसको जरूर करो guys, ये बहुत बहुत जरूरी है. For descriptive I think there is no other antidote than to practice it daily. So that's it from my side and I hope कि आपको अब एक clarity मिल गई होगी that how to prepare for ESI in less time और अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं. less time 30 days कैसे है, because आपको बहुत selective preparation करनी है. स्टैटिक में बहुत सेलेक्टिव रहना है. करंट अफेयर्स में भी 6 महीने के करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपोर्ट्स और स्कीम्स बहुत सेलेक्टिवली पढ़नी है, बिकॉज द वंस विच आर टारगेट फॉर योर एग्जाम ओनली दे विल हेल्प यू फेच मार्क्स, नॉट एनीथिंग एल्स. तो 30 दिन में अगर आप इस स्ट्रैटेजी को लेकर पढ़ेंगे, आराम से आप डेली 4-4, 3-3 घंटे लगाएं, यू कैन कवर द एंटायर ESI स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स. ठीक है, और ये पढ़ के बिकॉज इट इज रेलेवेंट यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. दैट इज माई प्रॉमिस टू यू. ठीक है, सो अभी आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है. नाउ यू हैव टू लेट मी नो कि आपको कितनी क्लैरिटी मिली है बाय कमेंटिंग बिलो दिस वीडियो. इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं दैट सर आई हैव गॉट 100% क्लैरिटी फॉर ESI. आई विल स्कोर 70+ मार्क्स इन ESI नाउ. आई रिपीट, यू हैव टू टाइप दैट सर आई हैव गॉट 100% क्लैरिटी इन ESI. आई विल स्कोर 70+ मार्क्स इन ESI. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद.